दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यूपी का चुनाव है और यूपी अगर मोदी हारे तो गुजरात लॉबी की सारी गणित पलट सकती है। और दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए कि मोदी जी को सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े चैनल आज तक ने आज जो सर्वे दिखाया है उसमें बीजेपी की नाव यूपी में डूब रही है। और इसका असर यह है कि योगी आदित्यनाथ के दरबार में हलचल है। और हलचल इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी जो पोल ट्रैकर का सर्वे आया था उसमें भी बीजेपी यूपी हार रही थी। यानी कुल मिलाकर मोदी जी के हाथ से देश का सबसे बड़ा सूबा जा रहा है, एग्जिट कर रहा है। अब आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का ये जो सर्वे है ये सी वोटर एजेंसी के जरिए किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद यानी जेन ज़ी के आंदोलन के बाद ये देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सर्वे है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर मोदी जी को आगे दिखाया गया राहुल गांधी से, लेकिन जो असली खबर आ रही है, जाने अनजाने जो असली खबर है वो उत्तर प्रदेश से आ रही, लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी की लोकसभा की जो 80 सीटें 80 सीट्स, इसमें 41 सीटों पर बीजेपी नहीं 41 सीट्स पर इंडिया गठबंधन आगे है। यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल की कांग्रेस पार्टी, जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, ये आगे चल रहा है। और एनडीए यानी बीजेपी प्लस को सिर्फ 38 सीटें सर्वे में दिखाई जा रही हैं। अब दोस्तों, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर 5 सीटें होती हैं, विधानसभा की कहीं कहीं 6 भी होती हैं। तो अगर मैं इस आंकड़े को, ये जो लोकसभा का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का दिया गया है, इसको मैं विधानसभा में ट्रांसलेट करता हूं तो सीधे सीधे आंकड़ा बैठता है 205 प्लस 205 सीट का ये आंकड़ा है। 205 सीटें अखिलेश के खाते में जा सकती, राहुल के खाते में जा सकती। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की विधानसभा है, 202 सीटों पर बहुमत है। और यहाँ पर ये जो सर्वे है आज तक का, वो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि अखिलेश और राहुल को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिल रहा है। 205 सीटें उनको बहुमत मिल रहा है और ये बहुमत जो है सीधे सीधे, यानी इंडिया अलायंस को 205 सीटों के साथ सीधा सीधा यूपी में बहुमत मिल रहा है। और इसका मतलब अखिलेश यादव की सरकार आज की तारीख में बन रही है, अगर आज तक के इस बड़े सर्वे को हम आधार माने। अब दोस्तों, सवाल है कि सिर्फ आज तक ने एक सर्वे दिखा दिया तो क्या योगी के दरबार में हलचल मच गई, दिल्ली में भी खलबली मच गई, दिल्ली दरबार भी हिल गया सिर्फ एक सर्वे से? ऐसा नहीं है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, चाहे पार्टी के वो इंटरनल सर्वेज हो, बीजेपी के इंटरनल सर्वेज हो, आरएसएस की रिपोर्ट हो, अखिलेश के सर्वे हो, या फिर पोल ट्रैकर का जो सर्वे आया है हाल फिलहाल में, उसमें भी अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। पोल ट्रैकर ने इंडिया अलायंस को 403 में से 212 229 सीटें दी हैं और एनडीए यानी बीजेपी प्लस 160 182 सीटों से पिछड़ रहा है, पीछे चल रहा है। यानी जो भी सर्वे आ रहे हैं, जिसमें आज तक का सबसे बड़ा सर्वे है जो एक तरह से आप कह सकते हैं सपोर्ट करता है मोदी सरकार को, उस सर्वे में भी मिस्टर योगी और मोदी पिछड़ रहे। मैसेज ये जा रहा है सीधे सीधे, और इसीलिए हलचल है। अब दोस्तों, जिस तरह से एक के बाद एक सर्वे आ रहे हैं, वो चाहे गोदी मीडिया के हों, चाहे ऑल्टरनेट मीडिया के हों, चाहे पार्टी के सर्वे हों, चाहे फिर इंटरनल असेसमेंट हो आरएसएस का, बीजेपी हर सर्वे में पिछड़ती दिख रही है। और इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि 10 साल हो गए योगी को मुख्यमंत्री रहते हुए, योगी की सरकार चलते हुए। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, या फिर राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या में चंदा चोरी का मुद्दा, वो चाहे बनारस जाइए, गोरखपुर जाइए, इलाहाबाद जाइए, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, जहां जाइए, सड़कों पर, चाय के ढाबों पर, होटलों पर ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है, चलती हुई ट्रेन और बसों में। या फिर हम माने कि जिस तरह से एक महीने के अंदर जेन जी और जेन अल्फा, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, जेन अल्फा 12 साल के जो नीचे बच्चे, ये जिस तरह से सरकार की छाती पर चढ़े हुए, शहर शहर, कस्बे कस्बे, अपने स्कूल की मांग को लेकर, छोटी छोटी मांग को लेकर, इससे भी दोस्तों माहौल खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। एक और मुद्दा है इथेनॉल का।
तेल की मिलावट का। और ये जो शहरी वोटर है बीजेपी का, शहर में जो बीजेपी का सपोर्टर है, मोटरसाइकिल से चलता है, कार से चलता है, नाराज ये भी बहुत ज़्यादा है। और यही नहीं, योगी और अमित शाह के बीच में जो खेल चल रहा है, जो लॉबी का डिवीजन है, कैंप्स बने अलग अलग, डिप्टी सीएम दोनों अमित शाह के साथ, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे, अनुप्रिया पटेल जैसे जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं अमित शाह के साथ, और जो योगी हैं उनके साथ कुछ विधायक, ब्यूरोक्रेट्स, ये जो एक टकराव है ये भी एक असर डाल रहा है बीजेपी पे। 2024 में भी एक कारण था, जिस तरह से बीजेपी फिसल कर ख्वाब देख रही थी 80 में 75 सीट के, आई 33 सीटों पर, ये भी एक कारण है। कारण एक और है, ब्राह्मण वोटर नाराज है। यूपी में ब्राह्मणों की जो प्रतिशत है ठीक ठाक है, वो भी नाराज है योगी के तौर तरीकों से, सजातीय लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाने से लेकर ब्राह्मण नाराज है। लेकिन सवाल सिर्फ हार का कारण नहीं है बीजेपी का, सवाल यह है कि अगर बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश चला जाता है, बीजेपी एग्जिट कर जाती है, तो फिर मोदी के लिए आगे का रास्ता क्या है, मोदी और शाह के लिए? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसलिए आज लखनऊ से सीधे लाइव हो रहे हैं सिद्धार्थ काल्हंस। और सिद्धार्थ जो हैं वो पिछले 30 बरसों से उत्तर प्रदेश के हर चुनाव को कवर करते आ रहे हैं, बहुत ही अपडेटेड रहते हैं, सारी की सारी कंस्टिट्यूंसीज पर उनकी नज़र रहती है। सिद्धार्थ जी को सुनिएगा, और हमारे साथ विनोद शर्मा होंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका इम्पैक्ट, यूपी हारने का इम्पैक्ट मिस्टर मोदी और शाह पर क्या होगा। दैट्स ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। विनोद जी, अगर आज की तारीख में ये चुनाव होता है, जिस तरह का उन्होंने सर्वेक्षण किया है, हर सीट का सर्वेक्षण किया है, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि भाई गोदी मीडिया जो हमेशा मोदी जी की बात करती, मान लीजिए कि अगर ये सर्वे ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक सर्वे एक और आया था पोल ट्रैकर का, वो भी सपा और कांग्रेस को आगे दिखा रहा था, ये दूसरा सर्वे। अगर ये 2-3 सर्वे जो लगातार आ रहे हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक सर्वे शामिल हो गया है, अगर ये सर्वे बीजेपी की नाव डूबती हुई आपको दिख रही है, तो क्या आपको आश्चर्य हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी विल नॉट लूज, बीजेपी विल विन दिस? या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शामत आ रही है? और अगर यूपी हाथ से निकला, विनोद जी, यूपी हाथ से निकला मोदी के लिए, तो फिर मोदी के लिए आगे क्या है? मैं तो शुरू में आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई, खजाने के दरवाजे खुलेंगे। आपको भी पहले से पता है कि भाई जो बड़े बड़े जो ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, जैसे कि बिहार में हुआ था, यहां भी किया जाएगा। ये बात एक तरफ है। दूसरी बात ये भी सच है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कठिन परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में है, राम मंदिर मुद्दे के चलते, उसके बाद उससे छात्रों की उत्तेजना के चलते, और E20 जो एथेनॉल वाला प्रॉब्लम है, ये सारी मिडिल क्लासेस बुरी तरह से हिट हुई हैं, और महंगाई बढ़ रही है, और चीनी के दाम इतने बढ़ गए हैं। खैर, वो अलग स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये सर्वेस योगी जी को अपदस्थ करने के लिए हैं? वो एज अ सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी बीजेपी। दूसरा, क्या अगर ये सच हो जाता है सर्वे तो योगी के खिलाफ वोट होगा कि मोदी के खिलाफ वोट होगा? ये पूछने की वाली बात है। समझिए इस बात को। अगर यूपी हार जाती है बीजेपी, तो इतना बड़ा भूचाल आएगा यूपी के भीतर, आप अंदाजा नहीं कर सकते। यूपी के भीतर भूचाल? और हाँ, यूपी के भीतर भूचाल, मतलब योगी जी नहीं रहेंगे, योगी जी आसानी से चले जाएंगे। कौन जानता है? वो तो आसार बड़ी आए तो अपने मन से थे, वो आम ट्विस्टिंग करके आए थे संघ परिवार की। याद नहीं है आपको किस तरह से मुख्यमंत्री बने थे वो? तो जिस तरह से मुख्यमंत्री इतनी मतलब कश्मकश करके बने, वो इतनी आसानी से बस्सा लटका के चले जाएंगे क्या? विल ही सिंपली वॉक इनटू द सनसेट? ऐसे नहीं होता, राजनीति में नहीं होगा। और दूसरा, योगी की जीत सुहाती नहीं है मोदी जी को, लेकिन योगी जो बीजेपी की वहां जीत होगी, वो योगी की तीसरी बार जीत होगी एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद तो दावेदार होंगे ना मुख्यमंत्री पद के, प्रधानमंत्री के पद के, प्रधानमंत्री के पद के। जी, ठीक, समझ गया।
आ रहा हूँ विनोद जी, आपके पास आ रहा हूँ। जरा मैं सीधे लखनऊ लाइव जाना चाह रहा हूँ। सिद्धार्थ जी भाई, आप तो पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं है जब आप मुख्यमंत्री या सचिवालय आप जाते नहीं है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये सही है कि राम मंदिर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, परेशान कर रखा है योगी को। ये भी बात सही है कि योगी और अमित शाह के बीच में अभी भी संबंधों में कोई सुधार नहीं है, अलग अलग लॉबीज हैं। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट मैंने उत्तर प्रदेश में देखा पिछले महीने भर में, कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम जेन अल्फा कहते हैं, 12 साल 10 साल के, ये छाती पे चढ़े हैं सरकार के। चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे पूर्वांचल का कोई शहर हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो, ये बच्चे जो सड़कों पर बैठे हुए हैं और इनके पीछे जो जेंजी है, क्या ये एक बड़ी आफत का कारण है योगी सरकार के लिए? दीपक जी, आफत का कारण एक नहीं अनेक है, एक नहीं अनेक है। जी हमें भी पहले ये लग रहा था जब जनजी का आंदोलन हो रहा था कि ठीक है, इसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिन लोगों पर इसका असर होगा, वो शहरी मिडिल क्लास है जो कि ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है और उस तक असर होगा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन, यानी 20 जुलाई को आंदोलन पीक पर था, जिस दिन लाठी गोली चलती है, और उसके बाद जब वो ख़त्म होता है, उसके बाद जिस तरीके से कस्बों में, गांव में, छोटी जगहों पर जेनजी और जेन अल्फा का उभार देखने को मिल रहा है। बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। कमोबेश उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे कस्बे, सैकड़ों ऐसी तहसीलें हैं ओहो, जहां सैकड़ों जहां सैकड़ों सड़कों कस्बे, पर जेनजी, जी, दर्जनों जहां जिले। जी, जहां पर जेनजी और जेन अल्फा का कुछ ना कुछ, उसका स्केल छोटा बड़ा हो सकता है। बड़ा स्केल होगा तो वो मीडिया में आएगा, छोटा स्केल होगा तो लोकल लेवल पे मीडिया में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर आपको हर दिन ऐसी खबरें मिलेंगी जिस दिन जेन अल्फा, जेन जी वो सड़कों पर ना हो। तो ये हमारे लिए भी आंखें खोल देने वाला था कि भाई हम तो समझ रहे थे कि जो कुछ है दिल्ली में है, नीट देने वाले लोग कौन होते हैं, या परीक्षाओं में एक सेलेक्ट क्लास है उनके जी बच्चे होते हैं। ये गांव में, ये कस्बों में, तहसीलों में, छोटी जगहों में कोई मूक बधिर छात्रों का स्कूल है, वहां शुरू हो जा रहा है। कोई प्राइमरी स्कूल, कोई कंपोजिट स्कूल जो कि 3 4 5 बड़े गांवों के बीच में एक है, जी वहां शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जेनजी और जेन अल्फा की आग शुरू हुई थी, वो नीचे तक माहौल को सुलगा रही है। एक बात। दूसरी बात, ये जो चढ़ावा चोरी है, ऐसा लग रहा था कि जेनजी के जो आंदोलन है, इसने एक स्केप रूट दे दिया है चढ़ावा जी, चोरी के मुद्दे पर। मतलब ध्यान वहां से हटाया जेंजी के मूवमेंट हटाया से। है। तो चढ़ावा चोरी अपनी जगह है, जेनजी जेन अल्फा अपनी जगह है, छात्रों का असंतोष अपनी जगह है, नौकरियों में जो भर्तियां नहीं हो रही हैं वो अपनी जगह है। ये बात एकदम सही कही विनोद जी ने कि साहब रेवड़ियां बांटेंगे, ऑनलाइन कैश ट्रांसफर होंगे, जो शुरू भी हुए हैं। जी बहुत सारी चीजें शुरू हो गई हैं, स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई, जी जी 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस का सफर। लेकिन जमीन पर असर कम दिख रहा है। आप तो हर जिले जिले जा रहे हैं, हर कंस्टिट्युएंसी आपकी हथेली पर है, सारे समीकरण आपको पता है। आप तो खुद सी वोटर से बड़े वोटर है, एजेंसी हैं। मुझे ये देखिए, अगर बताइए कि क्या 205 की जगह 250 सीट पे आगे चल रहे हैं अखिलेश यादव? ये आप बता दीजिए। दीपक जी, आप किसी भी व्यक्ति से ऑफ कैमरा, खुद भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से पूछ डालिए कि क्या 2024 के बाद कोई बड़ा क्रांतिकारी सुधार हो गया है? क्या इमेज बिल्डिंग इतनी ज्यादा हो गई कि 2024 से बेहतर हो गए हैं? नहीं हुए हैं ना। ये कोई नहीं मानेगा कि 2024 के मुकाबले हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, ये कोई नहीं मानेगा। तो अगर 2024 में 43 सीट्स और एक चंद्रशेखर रावण की सीट, यानी 44। 44 सीट्स पर अगर बीजेपी हार गई थी, तो आज की तारीख में मेरा ये तय मानना है कि आप इसको बहुत बहुत लिबरल आंकड़ा अगर निकाल के रखो तो भी ये 50 प्लस जाता है, यानी कि 50 सीटें भारतीय ओ जनता माय पार्टी। गॉड, बड़ी बात सिद्धार्थ कालन साहब। सिद्धार्थ कालन की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और साहब 30 साल से ये आप कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने छान रखा है, धारा प्रभाव बोल सकते हैं। रात में 2 बजे उठकर भी एक आपको सारी सीटें गिना देंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं विनोद जी, भाई सी वोटर पे चलिए यकीन ना करें, गोदी मीडिया पे यकीन ना करें, भाई सिद्धार्थ भाई पे तो ये यकीन करना ही पड़ेगा। इनकी बड़ी ऑथेंटिसिटी है और इनके प्रोडिक्शंस गलत नहीं जाते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर वाकई इनका मानना है सिद्धार्थ का कि हो सकता है कि 205 की जगह और ज्यादा सीटें मिल जाएं, अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है,
राहुल गांधी उनके जूनियर पार्टनर उत्तर प्रदेश में, वो भी चलिए कुछ सीटें जीत रहे। तो क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है उत्तर प्रदेश को लूज करना? बीजेपी को उत्तर प्रदेश को में हारने के बाद तो बीजेपी का थैंक यू हो जाएगा भाई। थैंक यू जनता के हाँ, जनता के मानस में तो थैंक सर। यू हो गया अभी। सर लखनऊ से थैंक यू है या दिल्ली से थैंक यू, इसको क्लियर करिए। ऐसा है कि लखनऊ हारने के बाद हर जगह थैंक यू। दिल्ली में, लखनऊ में तो थैंक यू है ही है, दिल्ली में भी थैंक यू होगा, क्योंकि एक आदमी पे पूरा आरोप नहीं लगा सकते, उस पूरा ब्लेम नहीं थोप सकते आप। तो जब जीती थी बीजेपी, तो बीजेपी उसका श्रेय किसको दिया गया था? योगी जी को तो नहीं दिया गया था, मोदी जी को दिया गया था। अगर हारेगी तो योगी पे सारा थोप देंगे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अर्ली सर्वे है अभी, मतलब आज हम क्या अगस्त माह में जी, सितंबर अगस्त खत्म होने जा रहा है जी। हाँ, तो 6 महीने पहले बात कर रहे हैं हम। तो 6 महीने पहले ये जो बताया जा रहा है, और वो भी आप बकौल आपके, और मैं मानता हूं आपका डिस्क्रिप्शन, कि जो गोदी मीडिया का प्रमुख है उसके द्वारा बताया जा रहा है, और ऐसी सी वोटर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो कि हमेशा उसका रुझान बीजेपी की तरफ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि खिचड़ी पक रही है, और ये हो सकता है कि अगले इलेक्शन में अगर इस प्रचार को और स्ट्रांग होते हुए आप देखेंगे, तो हो सकता है योगी जी को ना एज ए चेहरा बना के प्रस्तुत करें, वो किसी और को बना दे चेहरा मुख्यमंत्री का। हो सकता है ये, लेकिन अगर ये होगा तो इनको और नुकसान होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं विनोद जी की बात समझ गया। विनोद जी भाई अब सीनियर आदमी है, अब इन लोगों के आगे मतलब हम सवाल कर लेते हैं, विनोद जी से यही बहुत है। भाई सिद्धार्थ जी, विनोद जी क्या कह रहे हैं? इनकी बात मैं समझ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि साहब समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन मोदी एंड योगी, इनके बीच में गड़बड़ है, कोई खेल हो सकता है। क्या ये बात सही है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अभी भी संबंध ठीक नहीं है गड़बड़ कुछ? सिद्धार्थ भाई, बड़ा मुश्किल होता है लखनऊ से लाइव होकर ये सवाल का जवाब देना, बड़ा मुश्किल मैं जानता हूं, कलेजा चाहिए। दीपक जी, अब इस सवाल का जवाब देना कोई मुश्किल नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि मुश्किल है नहीं, बाकी पत्रकार तो आते ही नहीं है, आप तो आगे कम से कम लाइव। नहीं, बहुत बहुत लंबे समय तक ये बात पत्रकारों के बीच में थी कि साहब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आपस में नहीं बन रही है, मोदी जी और शाह जी और योगी जी में नहीं बन रही है। लेकिन आज की तारीख में आप उत्तर प्रदेश में जब आप लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरें और जिस टैक्सी पे भी बैठें या जिस मेट्रो में बैठें, और आपके बगल कोई भी आदमी बैठा हो, अगर उससे भी पूछ लेंगे तो यही बात जो आप यहाँ कह रहे हैं यही बात वो भी कहेगा। मोदी और योगी। आप गांव में चले जाएं, किसी गांव में छोटी चाय की दुकान पे बैठे, वहां भी यही बात कहेगा। और ये चीज देखिए दिख रही है। बंगाल का चुनाव होने के बाद जो बीजेपी की टीमें थी उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल थे, उन्हें कायदे से उत्तर प्रदेश में अब आ जाना चाहिए और कैंप हो जाना चाहिए। वो टीमें कहाँ जाती हैं? वो एक इनसिग्निफिकेंट स्टेट पंजाब में गई हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं कोई काम हो रहा है केंद्र के स्तर पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से योगी जी और उनकी पूरी टीम पर छोड़ दिया गया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपके संसाधन, आपके तरीके, आपका प्रचार। ये ठीक है कि दिल्ली की रैलियां होंगी, दिल्ली के नेताओं की रैलियां होंगी, सब होगा, लेकिन ये जो देखिए 2024 का चुनाव, ये जो क्रॉस पर्पजेस पे काम कर रहे हैं विद इन पार्टी, ये जो कांग्रेसाइजेशन हुआ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, और राज्यों में भी हुआ होगा कि जब हम लोग आप जानते हैं, आप भी कई बार हमारे साथ चुनावी दौरों पे भी गए हैं, तो आप देखते थे कि हर जगह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को कोई अपोजिशन नहीं हराता था, एक दूसरा कांग्रेसी होता था, वही हरवाने में लगा होता था। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बहुत बुरी तरीके से है। आप एक सीट बताइए मुझे, एक सीट मैं आपको शर्त लगा कह सकता हूँ, आप किसी रिजर्व सीट पे जिसपे बहुत ज्यादा लोगों का कंसंट्रेशन नहीं होता है, आप किसी रिजर्व सीट का नाम ले लीजिए, उस रिजर्व सीट पे भी क्रॉस पर्पजेस पर काम करने वाले लोग मैं आपको गिनाना शुरू कर दूंगा कि ये उनके कैंप के हैं, ये उनके कैंप के हैं, इनको टिकट मिला तो ये इनकी मुखालफत करेंगे, इनको टिकट मिला तो ये इनकी मुखालफत करेंगे। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उत्तर प्रदेश में हर सीट पर है, और विधानसभा के चुनाव में ये संघर्ष बड़ा भीषण हो जाता है और हो जाएगा।
ठीक। मैं एक विनोद जी से लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं सिद्धार्थ जी से एक और करूंगा। क्या ये जो हम लोग खबरें दिल्ली में सुन रहे हैं कि 55 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, फिर किसी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक ने कुछ कह दिया कि साहब ठाकुरवाद चल रहा है, एक जाति के लोग जो हैं योगी के राज में उनको मलाईदार पद मिल रहे हैं, वही इंस्पेक्टर हैं, वही कप्तान हैं, वही डीएम है। क्या वाकई पंडित नाराज है, और क्या पंडित की नाराजगी भी असर डालेगी मिस्टर सिद्धार्थ? देखिए, ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा 2024 में भी था, 2022 में भी था, लेकिन जब नतीजे आए तो ये पता चला कि ब्राह्मणों के बहुतायत ने तमाम सारे इन नाराजगी की बातों के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस बार भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं ये मानता हूं कि नौकरियों के सवाल पर, चढ़ावा चोरी के सवाल पर जेनजी आंदोलन के बाद ब्राह्मणों का कुछ हिस्सा, और वही मैं बहुत बहुत बड़ा नहीं मान रहा हूं, लेकिन कुछ हिस्सा वो जरूर भारतीय जनता पार्टी से विमुख हुआ है, लेकिन अभी भी एक जो मेजर हिस्सा है ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। नुकसान सिर्फ जो हुआ है कि ब्राह्मण वोटर के साथ इन्फ्लुएंसर भी है। उस स्थिति में शायद वो भारतीय जनता पार्टी की उतनी मदद करने के लिए अपने घरों से निकलकर नहीं आएगा। ये बड़ा मेजर नुकसान है जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी समझ भी रही है। आप देख रहे होंगे कि इसी सरकार का एक डिप्टी सीएम ये जो आरक्षण हटाओ मोर्चा है, जो सवर्ण मोर्चा है, उस सवर्ण मोर्चा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि उनको ये मालूम है कि ये इन्फ्लुएंसर वोटर था, ये इन्फ्लुएंसर वोटर जो है वो नाराज है। ये शायद हमें निकले, चूंकि और कोई चारा नहीं है, पीडीए की राजनीति के साथ वोट दे पाना गवारा ना हो, लेकिन वो किसी को इन्फ्लुएंस करने नहीं जा रहा है कि तुम भी वोट दो, हम देने जा रहे हैं, या किसी पर दबाव नहीं डालेगा कि तुम उधर वोट क्यों देने जा रहे हो, तुम मत डालो। ठीक, मतलब नाराजगी है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन इसका असर भी होगा। आखिरी क्वेश्चन विनोद जी आपसे पूछूंगा, समय हो रहा है। मान लीजिए अगर ये सर्वे सच हो जाता है, या पिछले जो सर्वे आए हैं वो भी सच हो जाते, उत्तर प्रदेश अगर मोदी के हाथ से निकलता है, बीजेपी के हाथ से, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी में जो लोग नाराज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी गडकरी का, राजनाथ का, या इवन शिवराज सिंह चौहान का, जो नाराजगी बीजेपी के अंदर है, जो बगावत का हमको धुआं दिखता है, क्या बगावत बीजेपी में बढ़ेगी? बगावत के सुर मुखर होंगे अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकलता है मोदी के? 3 नाम लिए, गडकरी ब्राह्मण है, आपने राजनाथ का नाम लिया, वो ठाकुर है, और शिवराज सिंह चौहान जो है वो बैकवर्ड है। तो ये 3 जो नेता है, ये 3 विभिन्न समुदायों से, समाज से आने वाले नेता है। अगर ये नाराज है मोदी जी से, क्षुब्ध है उनसे, तो आप अंदर की कहानी उसको डिकोड कर लीजिए बड़ी आसानी से। देखिए, बात यह है कि ब्राह्मण की अहमियत क्या है। ब्राह्मण जो है, जो सबाल्टर्न कास्ट होती है, उसमें वो इंक्लूसिविटी का एक शख्सियत होती है, वो उनको भी साथ लेके उनको भी प्रभावित कर लेता है, उनका वोट भी बीजेपी की तरफ खींच लेगा अगर बीजेपी के पक्ष में वो बात कर रहा है। तो अगर वो ब्राह्मण कहीं भी थोड़ा बहुत शुद्ध है, अब सिद्धार्थ जी को ज्यादा पता है, मुझे उतना नहीं पता, जमीन पे बैठे हैं, बोल रहे हैं, अगर उसमें 10% वोट भी शुद्ध है तो अंततोगत्वा उसको आप 20% मान के चलिए। क्योंकि उसको औरों को इन्फ्लुएंस करने की जो कैपेसिटी उसके पास है। क्योंकि हिस्टोरिकली ब्राह्मणों ने अपने चौके में नहीं घुसने दिया औरों को, फिर शारीरिक शोषण नहीं किया, धन के मामले में शोषण नहीं किया, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है पिछड़ी जातियों में और जातियों में। तो उनका 10% भी नाराज होना अच्छा संकेत नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन देखते हैं अंततोगत्वा होता क्या है। होता क्या यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का हारना, भले उसका कारण मंदिर मुद्दा हो, चंदा चोरी हो, या फिर जेन अल्फा या जेन जी का आंदोलन हो, या और तमाम बातें हो, पंडित नाराज हैं, ये सब चीजें, सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो ज्यादातर सरकार के पक्ष में रहती है, वो भी कह रही है कि सरकार के छक्के छूटने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसा होता है, एक सेंटेंस बस बोलूंगा, 2022 का चुनाव तकरीबन 4% से भी थोड़ा कम का फर्क रह गया था। सीटें भले ही उससे सब 115-120 कम हुई थी,
अब आप सोचो अगर इस 4% में, जैसा भी विनोद जी ने कहा कि एक एक छोटा सा हिस्सा, मात्र 10% हिस्सा ब्राह्मणों का, एक थोड़ा बहुत हिस्सा जो जैन जी जैन अल्फा के वजहों से सरकार से विमुख होकर नहीं देगा वोट, एक छोटा सा हिस्सा जिसको चढ़ावा चोरी ने दिल पे चोट किया होगा, वो समझ वोटर भले हो गया, इन्फ्लुएंसर ना हो, तो आप सोचो कि ये केवल 4% का फर्क रह गया था और वो 4% बहुत सारे कॉर्नर से आकर इकट्ठा हो सकता है। ठीक 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 है। मैं ये कह रहे हैं, सिद्धार्थ कह रहे हैं कि बहुत कम अंतर से हार जीत थी और थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है वोट, स्विंग करता है इधर से उधर, तो ये फिर भारी पड़ जाएगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी की हार का मतलब है, जो विनोद जी ने कहा, कि लखनऊ नहीं, दिल्ली में भी शुक्रिया हो जाएगा, शुक्रिया कर देगी जनता, ऐसा लगता है। इसीलिए एक घबराहट है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, इवन योगी भी हो, घबराहट बीजेपी के अंदर है और ये सर्वे इस घबराहट को और बढ़ा रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आप आए शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद सर, सो मच थैंक्स टू यू कि आप आ जाते हैं समय पे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।